हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज ये हमारा दूसरा दिन है लक्ष्य लेखपाल बैच का और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के सिलेबस के बारे में। जो पूरा सिलेबस आपको कवर करना है इतिहास विषय का, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा इतिहास किसे कहते हैं और इसके साथ ही साथ इतिहास के 4 नए नाम आपने सुना, जिसमें आपने जाना इतिहास के जनक को, जो आप अमूमन जानते ही हैं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है बेटा, तो वो बोला जाता है हेरोडोटस को। फिर आपने पढ़ा इसके बाद आधुनिक इतिहास के जनक के बारे में कि आखिर किसको आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है, जिसने इतिहास का 4 रूपों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो एक नाम मिलता है लियोपोल्ड वान रांके का, लियोपोल्ड वान रांके। और इसके बाद आपने ये पढ़ा कि इतिहास को जबकि इतिहासकारों ने परिभाषित ही नहीं किया, तो इसे किस आधार पे परिभाषित किया गया है, तो इसे परिभाषित किया गया है बेटा दर्शन के आधार पे। यानी कि इतिहास के दर्शन के जनक किसे कहा जाता है, तो आपने पढ़ा एक नाम वॉल्टेयर। वॉल्टेयर को बोला जाता है इतिहास दर्शन का जनक। और अंत में आपने पढ़ा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर इतिहास का विभाजन या इतिहास का जनक, यानी ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग का जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें आपने एक नाम पढ़ा थ्यूसिडाइड्स। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं मेरी पिछली वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में हम इस वर्गीकरण के अलावा हम पढ़ेंगे कि आखिर आपको कितना कवर करना है इतिहास का सिलेबस और इतिहास के बारे में आपको कितना पढ़ना है पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो ये 4 नाम इतिहास के आधारभूत तथ्यों से हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, लियोपोल्ड वान रांके को। इतिहास के दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो वॉल्टेयर को। और साथ ही साथ ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग के आधार पर इतिहास का जनक किसे कहा गया है, थ्यूसिडाइड्स ने। आपने हेरोडोटस के बारे में जाना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द हिस्टोरिया, जिसमें फारस और ग्रीस के बीच चल रहे युद्ध को दिखाया गया था। लियोपोल्ड वान रांके ने इतिहास को 4 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह गोला पूरा विश्व है और अगर यह विश्व है तो विश्व में कई छोटे छोटे देश निहित हैं, इनकी अपनी सीमाएं हैं और इन सीमाओं के भीतर ही इनका स्थानीय जनजीवन निवास करता है। और इसीलिए लियोपोल्ड वान रांके को आधुनिक इतिहास का जनक कहा गया। वॉल्टेयर ने इतिहास की किताब को यानी द हिस्टोरिया को पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला कि इतिहास जो है वह बीते काल में हुए गलतियों को वर्तमान में सुधार कर अपने भविष्य का बेहतर निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इतिहास। और यही है इतिहास का दर्शन। इसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए थ्यूसिडाइड्स ने इतिहास को 3 महत्वपूर्ण विभाजनों में बांटा, जिसको आप जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 प्रमुख विभाजन करने वाले जो इतिहासकार हैं उन्हीं का नाम है थ्यूसिडाइड्स। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि आखिर आपका जो इतिहास का सिलेबस है उसमें आपको कितना कवर करना है। इस पूरी वीडियोस में आप यही पढ़ेंगे कि आपके इतिहास का सिलेबस कितना है बेटा। अगर एक सिलेबस पता चल जाए कि हमें कितना पढ़ना है तो हमारा माइंड पहले से ही सेट हो जाता है कि हम कितनी अधिक मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, मैं कौन सा उपाय करूं, अब आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। तो बेटा मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो बातें चल रही हैं वह एक प्रतियोगी परीक्षा और परीक्षार्थी के लिए बहुत ही विपदा भरी स्थिति है, क्योंकि समाज में रोजगार का स्तर थोड़ा सा कम हो गया है और भारत में बेरोजगारी की स्थिति अपने चरमोत्कर्ष पे है। लेकिन आपको लगे रहना है, जो भी वैकेंसी निकले उसमें अपना 100% योगदान देना है और उस वैकेंसी के लिए खुद को योग्य बनाना है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करके दुगना गति से मेहनत करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि बेटा जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं
यही लोग जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा तो इनकी राय बदल जाती है और ये कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, आपसे योग्य दुनिया में और कोई नहीं है। तो निंदा करने वालों से घबराइए मत, उनका मुंहतोड़ जवाब दीजिए, अपनी तैयारियों को बल दीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। आइए बात करते हैं इतिहास में आपको कितना पढ़ना है। तो इतिहास का जो मुख्य विभाजन है वह कुल 3 रूपों में है। पहले विभाजन को आप कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे आप पाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। यानी कि सबसे पहला टॉपिक जो चलेगा इस वीडियो में वो चलेगा प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के लिए। अगली वीडियो आप जो देखेंगे या आपका जो अगला सिलेबस निर्धारित करेगा वह करेगा आद्य ऐतिहासिक काल, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो बेटा जो हमारा इतिहास का सिलेबस है उसमें आपको यही 3 टॉपिक कवर करने हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को आप पाषाण काल या पत्थरों का काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को आप सिंधु घाटी सभ्यता काल भी कहते हैं, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है, ये आप सभी जानते हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो आइए देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में हमें किन किन टॉपिक्स को लेकर चलना है, क्योंकि यही हमें परीक्षा में नंबर दिलाएंगे और हमारे परीक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे। तो पाषाण काल में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। अब इनमें सबसे प्रमुख बात यह जान लीजिए कि सबसे पहले वर्ष 1863 में प्राग ऐतिहासिक काल के सिर्फ 2 विभाजन दिए गए थे, एक पुरा पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। और इस विभाजन को देने वाले इतिहासकार थे सर जॉन लुबाक। जॉन लुबाक ने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा था, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन वर्ष 1870 में सर एडवर्ड लारतेत के द्वारा यह मध्य पाषाण काल का समय काल इतिहास में जोड़ा गया, और तब से आप प्राग ऐतिहासिक काल के 3 विभाजन पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमें प्राग ऐतिहासिक काल में इन 3 टॉपिकों को पढ़ना है। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल की जो समयावधि मानी जाती है वह लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, यानी कि एक बहुत ही लंबा समय ट्रेवल किया है प्राग ऐतिहासिक काल ने। तो उपकरणों के प्रयोग के आधार पर भी हम कुछ समय के विभाजन को पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा विभाजन हम पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल में, जिसे बाद में डिवाइड किया गया 3 भागों में प्राप्त उपकरणों के आधार पे। याद रखिएगा कि पुरा पाषाण काल का जो 3 विभाजन हम पढ़ेंगे आगे इतिहास के सिलेबस में, उसका विभाजन का आधार सिर्फ प्राप्त किए गए पुरातात्विक उपकरण हैं, जिनका प्रयोग पुरा पाषाण काल के समय में हो रहा था। सबसे पहले पुरा पाषाण काल में आप पढ़ेंगे निम्न पुरा पाषाण काल, और निम्न पुरा पाषाण काल में आप संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि निम्न पुरा पाषाण में किस संस्कृति का उदय हुआ, और इसके साथ ही साथ इसमें आप मानव का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि रामापिथेकस को ही मानव का सबसे पहला प्रारूप माना जाता है। रामापिथेकस नामक कवि को पहला मानव माना गया है। तो उसी का विभाजन हम पढ़ेंगे निम्न पुरा पाषाण काल में। अगला विभाजन हम पढ़ेंगे मध्य पुरा पाषाण काल का, और अंत में हम पढ़ेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। इन तीनों कालों में बेटा हम सिर्फ इस बात को पढ़ेंगे कि इन तीनों कालों में किस प्रकार के उपकरण इंसान ने प्रयोग किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निम्न पुरा पाषाण काल में आप मानव का उद्भव और विकास देखेंगे, वहीं पर उच्च पुरा पाषाण काल में आप आधुनिक मानव का होने वाला विकास देखेंगे। वैसे रामापिथेकस मानव की 4 प्रजातियां, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल या क्रोमैग्नन और उसके बाद होमो सैपियंस, ये 4 विभाजन का जो प्रारूप है वह सबसे व्यवस्थित क्रम में हम उच्च पुरा पाषाण काल में देखेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए। फिर हम आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन देखेंगे, जिसे 2 भागों में बांटा गया, और समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का है। इसके 2 विभाजन मुख्य हैं। एक तो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा विभाजन आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के रूप में। आप सभी जानते हैं बेटा
सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगरों को ही सिर्फ नगरों की श्रेणी में रखा गया है, बाकी अन्य स्थल नगरों की श्रेणी में नहीं रखे जाते। तो जो 7 महत्वपूर्ण नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनमें नगरीय सभ्यता विद्यमान थी, हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की जो सीरीज है वो उन्हीं टॉपिकों से, उन्हीं समयों से आती है। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता के हमको दो विभाजन पढ़ने हैं। पहला विभाजन जिसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा विभाजन हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का। इन दो विभाजनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में सभ्यता और संस्कृति की नींव पड़ी, किस तरह से धार्मिक उद्भव और विकास भारत के अंतर्गत निहित हुआ। इन सभी बातों को हम किसमें कवर करेंगे बेटा? वैदिक सभ्यता में। और अंत में हम पढ़ेंगे एक प्रारूप जिसे आप कहते हैं ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के प्रारूप में इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे इतिहास के सिलेबस में। प्राचीन भारत के इतिहास की बात की जाए तो हम इसको कुल 6 प्रारूपों में पढ़ेंगे। प्रारूप अगर आप देखना चाहें तो बता दूं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत में महाजनपद काल से प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप 16 महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों का उदय भारत में हुआ। उसके बाद आप पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आने वाले प्रश्नों की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है, वो है मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष को मैंने आपके समझने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल, जिसमें आपने देखा भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए, एक ईरानी आक्रमण हुआ और दूसरा यूनानी आक्रमण हुआ। उसके बाद आप पढ़ेंगे मौर्य काल को, और मौर्य काल में क्योंकि कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है तो हमें मौर्य काल में सिर्फ मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ना है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष में मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल की बात की जाए बेटा तो मौर्योत्तर काल में भी कुल 4 विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें सबसे पहला आक्रमण हिंद यवन शासकों ने किया, उसके बाद शक शासकों ने किया, फिर पहलव, और उसके बाद अंत में कुषाण शासकों ने। तो मौर्य काल से पहले 2 विदेशी आक्रमण भारत पर हुए जिन्हें हमें पढ़ना है, और मौर्योत्तर काल में कुल 4 विदेशी आक्रमण हुए जिनको हमें पढ़ना है। और मगध के उत्कर्ष में कुल 7 शासकों के शासनकाल, या कह लीजिए 7 वंशों के शासनकालों को हमें कवर करना है। अगर आप पूर्व मौर्य काल की बात करें तो इसमें सबसे पहला वंश हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश। और मौर्य काल में सिर्फ मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। और अंत में मौर्योत्तर काल में हमें 3 अन्य राजवंशों के बारे में, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश आएगा, उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल। इतना प्रारूप है बेटा प्राचीन भारत के इतिहास का। बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से हम इन पूरे टॉपिकों को कवर करेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक, मध्यकालीन भारत। और आप सभी जानते हैं मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला विभाजन 8वीं से 13वीं शताब्दी के लिए, और दूसरा विभाजन 13वीं से 18वीं शताब्दी के लिए। 8वीं से 13वीं शताब्दी की भी बात की जाए तो मध्यकाल में जो हमारा भारत बटा हुआ था वह कुल 3 हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तर भारत, दक्कन भारत और दक्षिण भारत। तो इन 3 प्रारूपों में हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश थे। आप सभी जानते हैं अमूमन 4 राजवंश थे, जिसमें पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत वंश प्रमुख है। दक्कन भारत की बात की जाए तो चालुक्य और राष्ट्रकूट, ये 2 वंश थे उस समय मध्यकालीन भारत में, दक्कन भारत में। और अंत में आप दक्षिण भारत पढ़ेंगे, जिसमें आप चेर, चोल, पांडे और पल्लव शासकों के बारे में उत्तर भारत, दक्षिण भारत में आप कब पढ़ेंगे? उत्तर मध्यकालीन में, 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। और उसके बाद 13वीं से 18वीं शताब्दी के बाद ये फिर डाटा रिवाइज किया जाएगा और
13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भी जो मध्यकालीन भारत है वह 3 हिस्सों में ही बटा रहेगा, उत्तर भारत, दक्कन भारत और दक्षिण भारत। जिन राजपूत शासकों का उत्तर मध्यकालीन समाप्त होता है 8 से 13वीं शताब्दी के बीच, वहीं से शुरू होगा आपका राजपूत काल। और राजपूत काल के बाद भारत में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल, और उसके बाद मुगल काल का प्रभाव, और मुगल काल के बाद फिर अंग्रेजों का प्रादुर्भाव भारत में। दक्कन भारत में 2 साम्राज्य थे, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी साम्राज्य। और दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य थे, एक पांड्य और दूसरा होयसल। इतना ही टॉपिक है जो आपको मध्यकालीन भारत में कवर करना है। और अंत में आप पहुंचेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पे, जहां पे आप औरंगजेब की मृत्यु से शुरू करेंगे और अब तक के समयकाल को देखेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं जब तक कि मुगल काल भारत में रहा 1862 तक। आप सभी जानते हैं बहादुर शाह जफर की मृत्यु वर्ष 1862 में हुई। तब तक का सिलेबस हम कवर करेंगे इस पूरे इतिहास में, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। और इतिहास अगर आपका तैयार है तो आप साइंस, ज्योग्राफी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम रहती है। तो इतिहास हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास का हमारे जीएस के सिलेबस में। तो हमारा जो सिलेबस है बेटा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, और हम हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे हमारा एग्जाम का एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, पीपीटी के माध्यम से मैं आपके लिए जल्द ही लाइव प्रैक्टिस सेट का बैच भी ले आने वाला हूं, जिसमें जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका लाइव पीपीटी पर आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकेंगे, और आप आकलित कर सकेंगे कि आपका कितना सेक्शन तैयार हो गया, या कितने प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से तैयार हो गए हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी नहीं है बेटा, सिलेबस नोट कर लीजिए। और अगली वीडियो जो मिलेगी वो हमें प्राग ऐतिहासिक काल से मिलेगी, क्योंकि अगले टॉपिक में ही हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट्स बनाते चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के समय नोट्स ही हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो जितना बेहतर आपका नोट्स होगा उतना ही बेहतर आपका एग्जाम होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।